जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 28 मई 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का आयोजन जो होगा ये नई दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली में। और ये अक्टूबर महीने में होगा मेरे प्यारे बच्चों। कब होगा? अक्टूबर महीने में होगा, ये भी आपको याद रखना है। और जो थीम रखा गया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का, वो थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। क्या थीम है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। और इस थीम की घोषणा जो की गई है वो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। अब मैंने क्या बोला आपको कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का आयोजन जो होगा वो नई दिल्ली में होगा। कहां पर होगा? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली से भी आपको प्रश्न याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि नई दिल्ली में जो है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 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 हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप? ये सर नई दिल्ली में है। अच्छा, बेंगलुरु से भी आपको पता होगा कि सर बेंगलुरु के बारे में आपने बताया था कि कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर बेंगलुरु में है। उसके बाद अहमदाबाद जो मेरे प्यारे बच्चों है ये साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे है। और गांधीनगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर में है। तो आपको याद रखना है इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में होगा और वो अक्टूबर 2025 में होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम क्या है? पंचसूल प्लस। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? तो पंचसूल प्लस। पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आप बोलोगे उत्तराखंड, देवों की भूमि उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चों किया गया है। देवों की भूमि उत्तराखंड में पंचसूल प्लस का उद्घाटन किया गया है। और अगर पूछे कि उत्तराखंड में कहां पर मेरे प्यारे बच्चों, बोलोगे कि सर पिथौरागढ़ में किया गया है। ये भी याद रखना है आपको। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश से एक राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश से एक झील याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर संगेस्तर झील मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ से एक झरना याद रखना आप कि सर चित्रकूट झरना जो है ये कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे छत्तीसगढ़ में है। और उत्तराखंड से याद रखना कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। तो याद रखना पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो मैप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यही है उत्तराखंड जिसकी सीमा दो देश से लगती है। एक तरफ चीन है, यहाँ पर चीन है और यहाँ पर नेपाल है। याद रखना उत्तराखंड की सीमा कौन कौन से देश से लगती है? तो चाइना और नेपाल से लगती है। अब उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो बोलोगे सर देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो आप क्या बोलोगे कि सर देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर उत्तराखंड के गुरमीत सिंह है। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। देखो यहाँ पर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? तो क्या बोलोगे कि सर राजाजी नेशनल पार्क जो है ना ये उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना एग्जाम में कितना बार पूछा गया है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है।
उत्तराखंड में नैनीताल झील है, राकसताल झील है, मालाताल झील है और देवताल झील है। देखो, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का हेडक्वार्टर है देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है देहरादून में। लिपुलेख दर्रा, याद रखना, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और मेरे प्यारे बच्चों नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है मेरे प्यारे बच्चों, जिम कॉर्बेट से भी याद रखना है आपको प्रश्न कि जिम कॉर्बेट की स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? तो हैली नेशनल पार्क था उस समय इसका नाम। फिर दोस्तों यहां से याद रखना, इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी भी बहती है। रामगंगा नदी जो है वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से बहती है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से। और अभी घोषणा कुछ दिन पहले किया गया था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम जो कर दिया जाएगा वो रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बोलोगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखो, जिम प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? तो ये भी याद रखना है कि सर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो प्रथम नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्यारे बच्चों है कि हाल ही में कौन सा राज्य 100% रेल विद्युतीकरण वाला राज्य बना है? हाल ही में कौन सा राज्य, हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% रेल विद्युतीकरण वाला राज्य बना है? तो आप बोलोगे कि सर गुजरात बना है। कौन सा राज्य बना है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर गुजरात जो है वो 100% रेल विद्युतीकरण वाला राज्य बन गया है। तो गुजरात के बारे में तो हमको जानना ही है। हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में पहले कि मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है मेरे प्यारे बच्चों। और मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? बोलोगे मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया प्रदेश। सोया प्रदेश जो है वो किसे बोलते हैं? तो बोलोगे मध्य प्रदेश को मेरे प्यारे बच्चों। हरियाणा से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कालेसर मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आपको है कि सर कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे? हरियाणा में। हरियाणा से याद रखना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे हरियाणा में। अब बात करते हैं पंजाब में। तो पंजाब के बारे में आपको पता होगा कि 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि किसे बोलते हैं? तो बोलोगे पंजाब को। फिर से ये भी याद रखना कि भारत में रोटी की कटोरी जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? पंजाब को बोलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों पंजाब में ही आपका रंजीत सागर बांध है। रंजीत सागर बांध जो है मेरे प्यारे बच्चों ये रावी नदी पर है और पंजाब में है। तो मैंने क्या बोला कि 100% रेल विद्युतीकरण वाला जो राज्य बना है वो गुजरात बना है। अब गुजरात बना है मेरे प्यारे बच्चों तो देखो गुजरात से सीखते हैं हम कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। देखो ये 2 परियोजना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों परियोजना भी आया आपके एग्जाम के लिए। क्या करा? पारा परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। और उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर गुजरात में है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि सर गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। नल सरोवर नेशनल पार्क, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बोलोगे कि सर ये गुजरात में है। अब देखो जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य और विश्वामित्री नदी परियोजना जो है ये गुजरात में है। देखो भारत का बोस्टन के नाम से जानते हैं अहमदाबाद को, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है।
विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का नाम है गिरनार रोपवे, जिसकी लंबाई है 2320 मीटर मेरे प्यारे बच्चों, और ये गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद में है और इसकी स्थापना आपको याद रखना 1965 में की स्थापना हुई थी। सॉल्ट सिटी के नाम से जानते हैं गुजरात को, डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं सूरत को, और डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं कोलकाता को। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि हाल ही में किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, तो निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति की शुरुआत की है। तो अंतरिक्ष औद्योगिक नीति की शुरुआत जो की गई है वो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश जो है ना, यहाँ पर है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, याद रखना आपको है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात किया जाए ना, तो उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो क्या बोलोगे सर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूपी में है। और कर्नाटक के बारे में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम कम से कम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आप जितना अधिक जानते हो उतना बताओ मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कम से कम आपको एक नेशनल पार्क के बारे में बताना है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तमिलनाडु से दोस्तों देखो, तमिलनाडु मैप में कहाँ पर है, देख लो तमिलनाडु मैप में ये है। तमिलनाडु के ऊपर में ये राज्य दिख रहा है आपको, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, ऊपर में तेलंगाना है जो विभाजन नहीं किया गया इस मैप में। ये देखो, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटक है मेरे प्यारे बच्चों, ये केरल है, याद रखना। और इधर मेरे प्यारे बच्चों बे ऑफ बंगाल है, नीचे में हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है। देखो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। और चेन्नई से याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों की चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान संस्थान है, चेपक स्टेडियम भी चेन्नई में ही है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, आर एन रवि, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। यहाँ पर राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, वेदांत गल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। कौन कौन सा जरा बोलो साथ साथ दोस्तों, तो बोलोगे वेदांत गल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभ्यारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु में है। और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर तमिलनाडु में है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, और चिपक स्टेडियम भी मेरे प्यारे बच्चों चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है ये चेन्नई में है, और चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार 2025 में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो कर्नाटक से याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि सर कर्नाटक जो है वो इसमें प्रथम स्थान पर आया है। कौन सा राज्य मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे सर कर्नाटक। अब द्वितीय स्थान के बारे में बात करें तो तेलंगाना आया है, तृतीय स्थान के बारे में बात करें तो हरियाणा आया है, और चतुर्थ स्थान के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र आया है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखो मैंने क्या बोला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार 2025 में जो प्रथम स्थान पर है वो कर्नाटक है, और कर्नाटक में कुद्रेमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये याद रखना है दोस्तों आपको। तो देखो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, कर्नाटक के गवर्नर कौन है, तो बोलोगे थावर चंद गहलोत, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर मेरे प्यारे बच्चों कर्नाटक में है। कर्नाटक को मलय का देश के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, देखो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च किया गया है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना इसका मुख्यालय जो है वो पुणे में है। और पुणे से भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप, सर पुणे में जो है वो नीरज चोपड़ा स्टेडियम है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है, तो क्या बोलोगे नीरज चोपड़ा स्टेडियम, स्टेडियम जो है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पर है, तो बोलोगे पुणे में है। मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला मेरे प्यारे बच्चों पुणे में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, अगर पूछे कि मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर नई दिल्ली में है। हैदराबाद से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि हैदराबाद सर मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। और हैदराबाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 मीनार है, हैदराबाद में कौन सा मीनार है, तो क्या बोलोगे
सर चार मीनार हैदराबाद में है, और हैदराबाद में मेरे प्यारे बच्चों हुसैन सागर झील भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तो क्या बोलोगे, हैदराबाद में है। और चार मीनार और हुसैन सागर झील का निर्माण जो करवाया गया था वो कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। कुली कुतुब कुली कुतुब कुतुब शाह के द्वारा इस दोनों का निर्माण कराया गया था, ये भी याद रखना। कोलकाता मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है कोलकाता शहर मेरे प्यारे बच्चों। और कोलकाता को बोलते हैं महलों का शहर, महलों का शहर जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, कोलकाता को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय पुणे में है, और इस संस्थान के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BSF लॉन्च किया गया है, जो हाई रिजोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा समुद्र तट रेखा मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो हम बात कर रहे हैं किस रेखा के बारे में, समुद्र तट रेखा के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना आप, मैंने किसके बारे में बताया कि समुद्र तट रेखा के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो समुद्र तट रेखा जो मेरे प्यारे बच्चों भारत का शुरू होता है ना, वो कहाँ से शुरू होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर गुजरात से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल पे जाकर के खत्म हो जाता है। तो भारत के 9 तटवर्ती राज्य हैं। भारत के तटवर्ती राज्य कितने हैं, 9। पहला यहाँ पर दोस्तों है जिसका नाम है गुजरात, क्या नाम है, गुजरात। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो राज्य आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा महाराष्ट्र, ये भी याद रखना है। ये राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। अब देखो महाराष्ट्र के नीचे में यहाँ पर छोटा सा राज्य दोस्तों कौन सा है, तो बोलोगे सर गोवा है। और गोवा के नीचे अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा कर्नाटका, कर्नाटक, कर्नाटक मेरे प्यारे बच्चों। कर्नाटक के नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा केरल, केरल मेरे प्यारे बच्चों। देखो गुजरात, गुजरात मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। देखो भारत के 9 तटवर्ती राज्य है। 9 5वां के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों राज्य जो है उसका नाम है तमिलनाडु, क्या नाम है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर में जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य, तो आंध्र प्रदेश, जिसे एशिया की अंडों की टोकरी बोलते हैं। आंध्र प्रदेश के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ओडिशा राज्य, कौन सा राज्य मिलेगा, ओडिशा, ODISHA, ओडिशा राज्य। और उड़ीसा के ऊपर में जाओगे तो ये मिलेगा आपको मेरे प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल। तो मैंने क्या बोला, भारत के 9 तटवर्ती राज्य हैं, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा, नौवां पश्चिम बंगाल। तो अब क्या बोला गया है कि हाल, और इसकी जो लंबाई दोस्तों थी, अंडमान निकोबार, यहाँ पर दोस्तों अंडमान निकोबार है और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है। तो देखो जितने भी यूनियन टेरिटरी सभी को लेकर के, तो समुद्र तट रेखा की लंबाई दोस्तों पहले कितनी थी, 7516.6 था। ये जो पहले लंबाई मेरे प्यारे, देखो मुख्य भूमि की पहले लंबाई थी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर था मेरे प्यारे बच्चों। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर के जो लंबाई था वो 7516.6 किलोमीटर था। और इसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं मेरे प्यारे बच्चों है कि भारत ने एक नया भूमि खोजा है, ये नहीं है। इसी लंबाई को बढ़ा दिया गया है, और कैसे बढ़ा है ये लंबाई वो भी हम बात करेंगे। तो 7516.6 किलोमीटर से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो याद रखना 11,098.8 किलोमीटर। तो अब आप क्या बोलोगे कि भारत की तटीय भूमि की लंबाई जो है वो कितनी है, तो क्या बोलोगे 11,098.8 किलोमीटर आपको बोलना है। पहले कितना था, तो 7516.6 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बात करते हैं ये कि देखो 1970 के दशक में समुद्र तट की लंबाई का जो मापन किया गया था वो 1:4,05,00,000 पैमाने पर किया गया था, जो कि कम सटीक था, वो उतना सटीक नहीं था। और अब आधुनिक तकनीकों जैसे GIS, LIDAR, GPS, ड्रोन इमेजिंग और सैटेलाइट अल्टीमेटी का उपयोग करके जो अब जो नया स्केल दिया गया है वो दिया गया है 1:2.5 मेरे प्यारे बच्चों के उच्च रिजोल्यूशन पैमाने पर मापन किया गया है, जिससे तटीय क्षेत्रों की जटिलता को बेहतर ढंग से समझाया गया है। अर्थात जो तटीय तट की जटिलता थी उसको बेहतर ढंग से समझाया गया है। और अब जो भारत के तटीय तट रेखा की लंबाई जो बताई गई है वो 11,098.8 किलोमीटर बताई गई है, ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों
देखो, तो मापन जो किया गया है वो मापन किसके द्वारा किया गया है? तो सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल हाइड्रोग्राफी ऑफिस द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश की नई लंबाई किलोमीटर में कितनी हो गई अब। तो गुजरात की तटरेखा की जो लंबाई है वो 2340.62 किलोमीटर हो गई, मतलब 62 किलोमीटर हो गई। महाराष्ट्र की लंबाई जो हो गई वो 877.97 किलोमीटर हो गई। गोवा की लंबाई 193.95 किलोमीटर दोस्तों हो गई। तट की लंबाई, समुद्र तट से जो लगा हुआ उसकी लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नाटक के तट की लंबाई जो हो गई वो 340.30 किलोमीटर है। केरल के तट की लंबाई 600.15 किलोमीटर है। तमिलनाडु के तट की लंबाई 1068.69 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश के तट की लंबाई 1053.07 किलोमीटर है। ओडिशा के तट की लंबाई जो मेरे प्यारे बच्चों है वो 574.71 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल के तट की लंबाई जो है वो 721.02 किलोमीटर दोस्तों हो गई है नए रिकॉर्ड के अनुसार। देखो, दमन और दीव की तटरेखा की लंबाई जो मेरे प्यारे बच्चों है वो 54.38 किलोमीटर है। पौंडीचेरी के तट की कुल लंबाई जो है वो 42.65 किलोमीटर कर दी गई है। लक्षद्वीप समूह की तट की लंबाई जो है मेरे प्यारे बच्चों वो याद रखना 144.80 किलोमीटर है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट की लंबाई जो है वो 3083.50 किलोमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी हो गई है? तो 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह जानकारी आपको कैसी लग रही है? इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है वो 28 मई को मनाया जाता है। अब तक मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो एक बार दोस्तों फास्ट में देख लेते हैं हम। तो देखो, बोलोगे रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस 1 मई, क्योंकि 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को, विश्व हास्य दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को, विश्व अस्थमा दिवस 6 मई और अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे 6 मई को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई, यूरोप दिवस 9 मई, रेड क्रॉस दिवस 8 मई, महाराणा प्रताप जयंती दिवस 9 मई, विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो 11 मई को मनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस 12 मई, विश्व कॉकटेल दिवस 13 मई, राष्ट्रीय शालीनता दिवस 14 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे? 16 मई को मनाया गया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मेरे प्यारे बच्चों 21 मई को मनाया गया है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, विश्व कछुआ दिवस 23 मई, राष्ट्रीय भाई दिवस 24 मई, विश्व थायराइड दिवस 25 मई, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो 25 मई को मनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। और विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे? 25 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया 25 मई को और आपातकालीन चिकित्सा दिवस जो मनाया गया है वो 27 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के नागशंकर मंदिर में नागशंकर मंदिर के पास कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है? तो असम में दोस्तों यह मंदिर है। और इस असम में जो नागशंकर मंदिर है वहां पर एक तालाब है। उस तालाब में दोस्तों करीबन 250 से 300 कछुओं की संख्या दोस्तों नई प्रजातियों की है। इसीलिए दोस्तों नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है, जो कहां पर है? असम में। और असम के बारे में तो पता ही आपको है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। असम में हफलौंग झील है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? एक सिंह वाला गेंडा के लिए। देखो, भारत में 2 ऐसा राज्य है जो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है और दूसरा राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है जो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, ओडिशा के बारे में अगर बात किया जाए तो बोलोगे कि सर ओडिशा के बारे में आपने कई बार बताया है। पहला तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों है कि नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य,
अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, तो बोलोगे उड़ीसा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, सप्तकोशिया, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, बाघ रिजर्व मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, तो क्या बोलोगे सर उड़ीसा में है। फिर से याद रखना, सिंपली पाल वन्य जीव अभ्यारण्य, सिंपली पाल, सिंपली पाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। त्रिपुरा में मेरे प्यारे बच्चों नीरमहल है, नीरमहल मेरे प्यारे बच्चों। तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो क्या बोलोगे तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, तो बोलोगे सर त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मणिपुर में लोकटक झील है मेरे प्यारे बच्चों। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जी की। कल मैंने आपसे पूछा था कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, 7 मई को। रज्जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ, संघाई में शुरू हुआ। आज का आपका प्रश्न है, बिंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है। और दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में। ये जानकारी कैसी लगी आपको, इसका फीडबैक आप बस देना कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।